नमस्कार मित्रों, मैं हूं निर्मल कुमार आनंद। वंशानुक्रम और वातावरण, हमने कहा था कि अगला चैप्टर जो होगा हमारा वो वंशानुक्रम और वातावरण होगा। तो आज आप लोगों के सामने मैं पहला पार्ट वंशानुक्रम का लेकर आया हूँ। वंशानुक्रम, तो वंशानुक्रम का मतलब होता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसी उनकी संतानें होती हैं। एकदम सिंपल अर्थ यही है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसी उनकी संतानें होती हैं, इसी को वंशानुक्रम कहते हैं। अर्थात माता पिता लंबे तो बालक लंबा, माता पिता गोरे तो बालक गोरा, माता पिता बुद्धिमान तो बालक बुद्धिमान, माता पिता बुद्धिहीन तो बालक बुद्धिहीन, माता पिता काले तो बालक काला, या माता पिता छोटे तो बालक छोटा। तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम का तात्पर्य यह है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे उनकी संतानें होती हैं। अर्थात बालक मानसिक शारीरिक गुणों से माता पिता के समान होता है, लेकिन कुछ गुण उसे पूर्वजों से भी प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बालक को माता पिता के अलावा पूर्वजों से जो गुण प्राप्त होते हैं उनको हम वंशानुक्रम कहते हैं। तो ये था वंशानुक्रम का अर्थ। वंशानुक्रम को हम कई नामों से जानते हैं। वंशानुक्रम की जो अंग्रेजी होती है उसे हम हेरिडिटी कहते हैं, लेकिन वंशानुक्रम को हम वंश परंपरा, पितृकता आदि नामों से भी जानते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारी वंश परंपरा होती है, हमारी पितृकता होती है, जो हमारा वंशानुक्रम होता है, इसका एक ही तात्पर्य है कि जो बालक होते हैं वो मानसिक और शारीरिक रूप से माता पिता के समान होते हैं। वंशानुक्रम को कई कारक प्रभावित करते हैं। तमाम कारक हैं जो वंशानुक्रम को प्रभावित करते हैं। अक्सर टेट या पीटेट में प्रश्न आया हुआ है कि वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन है। तो वंशानुक्रम को जो प्रभावित करते हैं कारक, मुख्य रूप से वो दो कारक होते हैं। तो वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से दो हैं। एक को कहते हैं जैविक कारक और दूसरे को कहते हैं सामाजिक कारक। प्रश्न ये भी पूछा है कि जैविक कारक के उत्तरदायी और सामाजिक कारक के उत्तरदायी कौन है। तो इन दोनों के उत्तरदायी जो हैं, जैविक कारक के उत्तरदायी होते हैं माता पिता, जबकि सामाजिक कारक का उत्तरदायी होता है हमारा वातावरण। आपने देखा कि वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले मुख्य दो कारक हैं। एक आपका जैविक कारक है और दूसरा आपका सामाजिक कारक है। जैविक कारक के उत्तरदायी है माता पिता, जबकि सामाजिक कारक के उत्तरदायी है वातावरण। जैविक कारक का उत्तरदायी माता पिता, अर्थात जैसे माता पिता होते हैं वैसे उनकी संतानें होती हैं। माता पिता का पूर्ण प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है, इसलिए जैविक प्रभाव है। लेकिन जैसे ही बालक जन्म लेकर के और समाज में प्रवेश करता है तो उसके ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ने लगता है और वो वातावरण के अनुसार ढलने लगता है। तभी तो वाटसन महोदय ने कहा कि तुम मुझे नवजात शिशु दो और उसे जो चाहे मैं वो बना सकता हूँ, चाहे डॉक्टर बना दूं, चोर बना दूं, वकील बना दूं, जो चाहे वो बना सकता हूँ। मतलब कि बालक के ऊपर वंशानुक्रम के अलावा वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। और वाटसन महोदय ये कहते हैं कि तुम मुझे नवजात शिशु दो और मैं उसे चोर, डॉक्टर, वकील जो चाहो मैं वो बना सकता हूँ। अर्थात बालक माता पिता के जैसे होता है, अर्थात जैविक कारक, और बाहर निकलने के बाद समाज में जब जाता है तो वातावरणीय प्रभाव के कारण वो बदलने लगता है, अपनी आयतों को बदलने लगता है, अपने क्रियाकलापों को बदलने लगता है। इसलिए वातावरण भी एक कारक है। तो वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले दो कारक, जैविक कारक और सामाजिक कारक। जैविक कारक का उत्तरदायी माता पिता और सामाजिक कारक का उत्तरदायी वातावरण। तो आपने देखा कि वंशानुक्रम माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त गुणों का नाम है। आपने देखा कि वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक हैं, जैविक कारक और सामाजिक कारक। जैविक कारक के उत्तरदायी आपके माता पिता हैं, जबकि सामाजिक कारक के उत्तरदायी आपका वातावरण है। इसके अलावा कई परिभाषाएं दी गई हैं विद्वानों के द्वारा वंशानुक्रम की, जिसमें से कुछ परिभाषाएं आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं।
जो कि महत्वपूर्ण है और घुमा फिरा के सारे मतलब कंपटीशन में इन्हीं 3 परिभाषाओं के जगह पे ही प्रश्न पुट अप किया जाता है। पहली परिभाषा है बी एन झा महोदय की। बी एन झा महोदय कहते हैं कि वंशानुक्रम जो है व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का पूर्ण योग है। बी एन झा महोदय कहते हैं कि जो हमारा वंशानुक्रम है वो व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का पूर्ण योग है और जन्मजात शक्तियां माता पिता के द्वारा ही प्रदत्त होती हैं। जो जन्मजात शक्तियां होती हैं वो माता पिता के द्वारा ही प्रदत्त होती हैं, अर्थात जो संपूर्ण हमारा जो ये वंशानुक्रम है वो हमारी जन्मजात शक्तियों का ही एक प्रकार का योग है। जबकि वंशानुक्रम को परिभाषित करते हुए रूथ महोदय कहते हैं कि वंशानुक्रम जो है वो माता पिता पे संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। रूथ महोदय कहते हैं कि जो बालक को माता पिता पे संतान मतलब कि माता पिता पे बालक को जो गुण प्राप्त होते हैं वो वंशानुक्रम कहलाता है। जबकि वंशानुक्रम को प्रभावित करते हुए पीटरसन महोदय कहते हैं कि व्यक्तियों को माता पिता के अलावा जो गुण पूर्वजों से प्राप्त होते हैं इनका सम्मिलित रूप ही वंशानुक्रम कहलाता है, अर्थात बालक को माता पिता के अलावा उनके पूर्वजों से जो प्राप्त गुण होता है उसको हम वंशानुक्रम कहते हैं। तो आपने तीनों परिभाषाएं देखी और तीनों परिभाषाओं का अगर एनालिसिस किया जाए, इनका कंपैरिजन किया जाए तो आप देखते हैं कि एक ही चीज निकल के आती है कि वंशानुक्रम माता पिता के अलावा पूर्वजों से प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। तो आपने देखा कि वंशानुक्रम का अर्थ क्या है, वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, वंशानुक्रम की परिभाषा आपने देखा। अब जो अगली प्रक्रिया है वो है वंशानुक्रम की प्रक्रिया, वो है वंशानुक्रम की प्रक्रिया। तो वंशानुक्रम की प्रक्रिया में जो हमारा ये शरीर है ये असंख्य कोशिकाओं का योग है। जो हमारा मनुष्य शरीर है ये असंख्य कोशिकाओं का योग है, लेकिन जो मतलब कि हमारे शरीर का जो निर्माण होता है वो केवल एक कोशिका पे होता है जिसको जाइगोट कहते हैं, संयुक्त कोश कहते हैं। मतलब हमारा शरीर जो है अनेक कोशों का, अनेक कोशिकाओं का योग है, लेकिन जो आरंभ होता है वो केवल एक कोश से होता है जिसे संयुक्त कोश या जाइगोट कहते हैं। और इस संयुक्त कोश में 2 उपकोश होते हैं, एक पितृकोश होता है और एक मातृकोश होता है। मतलब जो हमारा ये संयुक्त कोश है, जो हमारा ये संयुक्त कोश है इसमें 2 उपकोश निहित रहते हैं। एक आपका होता है पितृकोश और दूसरा आपका है मातृकोश। पितृकोश और मातृकोश। तो पितृकोश से जो बालक को गुणसूत्र प्राप्त होते हैं वो 23 होते हैं। बालक को 23 गुणसूत्र प्राप्त होते हैं पितृकोश से, और मातृकोश से भी 23 गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। मातृकोश से भी 23 गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, अर्थात बालक के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। बालक के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्र। मतलब बालक के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि बालक के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और कितनी जोड़े पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। माता की तरफ से 23 गुणसूत्र बालक को प्राप्त होते हैं और पिता की तरफ से भी 23 गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। दोनों का मिला करके 46 गुणसूत्र बालक के अंदर पाया जाता है। अब ये जो वंशानुक्रम की प्रक्रिया है, वंशानुक्रम की प्रक्रिया के बाद हम देखते हैं कि जो हमारे ये सेल्फ मतलब कि जो सेल्फ होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, ये हमारे जो गुणसूत्र होते हैं ये गुणोत्तर श्रेणी में चलते हैं। ये गुणोत्तर श्रेणी में चलते हैं। हमारे गुणसूत्र जो होते हैं वो गुणोत्तर श्रेणी में चलते हैं, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये गुणसूत्रों के बढ़ने की जो संख्या हमारी होती है, चलने की जो प्रक्रिया होती है, ये मतलब कि ये बढ़ते हैं गुणोत्तर श्रेणी में। तो हमारे जो सेल्फ भी होती हैं इनके भी बढ़ने का क्रम गुणोत्तर श्रेणी ही होता है। एक गुणसूत्र में
एक गुणसूत्र में 40 पितरक पाए जाते हैं। एक गुणसूत्र में 40 से 100 पितरक पाए जाते हैं। 40 से 100 पितरक पाए जाते हैं। पितरक का मतलब होता है जीन्स। पितरक का मतलब होता है जीन्स। और ये जिंसी क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन पितरकों अर्थात इन जिन्सों के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शारीरिक और मानसिक गुण, शारीरिक एवं मानसिक गुण प्रोवाइड होते रहते हैं। शारीरिक गुण और मानसिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं। तो आपने देखा कि जो हमारे गुणसूत्र हैं वो गुणोत्तर श्रेणी में चल रहे हैं, 2, 4, 8, 16, 32, 64 की श्रेणी में चल रहे हैं। हमारी कोशिकाओं का फर्टिलाइजेशन भी गुणोत्तर श्रेणी में होता है। और जो हमारे गुणसूत्र हैं, एक गुणसूत्र में 40 से 100 पितरक पाया जाता है। पितरक का मतलब होता है जिन्स। और ये जिन्स जो होते हैं, जो पितरक हमारे होते हैं, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शारीरिक और मानसिक जो गुण होते हैं उनको ट्रांसफर करते हैं, उनको हस्तांतरित करते हैं, ले जाने का कार्य करते हैं। लेकिन जो गुणसूत्र में पितरकों की संख्या है, एक मनोवैज्ञानिक है थॉमस महोदय, और थॉमस महोदय कहते हैं कि एक गुणसूत्र में 3000 पितरक होते हैं। इनका यह मानना है थॉमस महोदय का कि एक गुणसूत्र में 3000 पितरक होते हैं। लेकिन सबसे अधिक जो मान्यता प्रदान है वो है एक गुणसूत्र में 40 से 100 पितरकों की। तो एक गुणसूत्र में 40 से 100 पितरक पाए जाते हैं, लेकिन थॉमस महोदय के अनुसार 3000 पितरक होते हैं एक गुणसूत्र में। गाल्टन महोदय कहते हैं कि प्रत्येक बालक को 1/2 भाग, प्रत्येक बालक को माता पिता पे 1/2 भाग, दादा दादी पे 1/4 भाग, परदादा परदादी पे 1/8 भाग और अन्य पूर्वजों पे 1/4 भाग वंशानुक्रमणीय गुण प्राप्त होते हैं। मतलब गाल्टन महोदय का यह कथन है कि बालक को जो वंशानुक्रमणीय गुण है, जो वंशानुगत गुण है, वो 1/2 भाग माता पिता पे, 1/4 भाग दादा दादी से, 1/8 भाग परदादा परदादी से और 1/16 भाग जो होता है वो अन्य पूर्वजों से प्राप्त होता है। क्योंकि इनकी मान्यता को नकार दिया गया, क्योंकि केवल इन्होंने एक पक्ष की बात की, दादा पक्ष की बात की और दूसरे पक्ष की बात नहीं की। मन महोदय कहते हैं कि जो हमारी सब असंख्य परंपरागत विशेषताएं हैं, इन सब का जो निहितीकरण है वो 46 गुणसूत्रों में ही निहित होता है। माने मन महोदय का मानना है कि जो 46 गुणसूत्र हमारे होते हैं, इन्हीं में हमारी सारी प्रक्रियाएं समाहित होती हैं, सारी परंपरागत विशेषताएं भी शामिल होती हैं। तो आपने देखा कि वंशानुक्रम माता पिता से प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, जबकि कुछ लोगों का यह मत है कि माता पिता के अलावा उनके पूर्वजों से प्राप्त होने वाले गुण को हम वंशानुक्रम कहते हैं। इसको 2 कारक महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, जैविक कारक और सामाजिक कारक। जैविक कारक के उत्तरदायी माता पिता हैं और सामाजिक कारक का उत्तरदायी हमारा वातावरण है। फिर आपने देखा कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया में हमारा शरीर जो है असंख्य कोशिकाओं का योग है, लेकिन निर्माण केवल एक कोशिका से होता है, जिसे संयुक्त कोश कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और इस जाइगोट में अर्थात संयुक्त कोश में 2 उपकोश होते हैं, एक मातृकोश और एक पितृकोश। तो मातृकोश से 23 गुणसूत्र और पितृकोश से 23 गुणसूत्र बालक को प्राप्त होते हैं, अर्थात बालक के अंदर 46 गुणसूत्र समाहित रहते हैं, और मतलब कि 23 गुणसूत्र बालक को प्राप्त। जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो गुणोत्तर श्रेणी में चलते हैं। हमारी कोशिकाएं भी गुणोत्तर श्रेणी में फर्टिलाइज होती हैं, 2, 4, 8, 16, 32, 64 के क्रम में बढ़ती हैं। एक गुणसूत्र में 40 से 100 पितरक की बात की गई है। पितरक का मतलब जिन्स होता है, जबकि थॉमस महोदय कहते हैं कि एक गुणसूत्र में 3000 पितरक होते हैं। और पितरक का काम होता है कि मनुष्य का जो भी शारीरिक और मानसिक गुण है वो क्या करते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं।
गाल्टर महोदय कहते हैं कि जो बालक को वंशानुक्रम गुण प्राप्त हुआ है वो 1/2 भाग माता पिता से प्राप्त होता है, 1/4 भाग दादा दादी से प्राप्त होता है, 1/8 भाग परदादा परदादी से प्राप्त होता है, जबकि 1/16 भाग अन्य पूर्वजों से प्राप्त होता है। वही मन महोदय कहते हैं कि जो ये 46 गुणसूत्र हैं, इन्हीं 46 गुणसूत्रों में मनुष्य की सारी परंपरागत विविधताएं निहित होती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं लड़कों का जो जन्म होता है लड़कियों से अधिक होता है। जो लड़कों का जन्म होता है वो लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है। लड़कों का जो जन्म होता है वो लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है, और इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि वाई गुणसूत्र जो होता है वह यक्ष गुणसूत्र पे हल्का होता है। इसका रीजन है वाई गुणसूत्र यक्ष गुणसूत्र से हल्का होता है। मतलब लड़कों का जन्म लड़कियों से अधिक होता है, और इसके पीछे रीजन यह है कि जो वाई गुणसूत्र है जो लड़कों के पैदा होने का कारक है वह यक्ष गुणसूत्र पे हल्का होता है, अर्थात यक्ष गुणसूत्र वाई पे भारी होता है। और यही रीजन है कि लड़कों की जो पैदा होने की संख्या है वो लड़कियों से अधिक होती है। अब वाई गुणसूत्र की हम बात करते हैं तो वाई गुणसूत्र जो होता है वो छोटा होता है और गोल होता है। वाई गुणसूत्र जो होता है वो छोटा होता है और गोल होता है, जबकि यक्ष गुणसूत्र जो होता है वो लंबा होता है और छड़ी नुमा होता है। आपने देखा कि लड़कों का जन्म लड़कियों से अधिक होता है। कारण क्या है कि वाई गुणसूत्र यक्ष गुणसूत्र पे हल्का होता है, या कह सकते हैं कि यक्ष गुणसूत्र वाई गुणसूत्र से भारी है। दूसरी बात ये करते हैं कि वाई, अगर संरचना की बात करें तो वाई गुणसूत्र जो होता है छोटा होता है और ये गोलाकार में होता है, जबकि यक्ष गुणसूत्र हल्का होता है, लंबा होता है, और इसकी संरचना जो होती है वो छड़ीनुमा होती है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बताएंगे वंशानुक्रम का बालक पे क्या प्रभाव पड़ता है, या वंशानुक्रम के क्या सिद्धांत हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि और लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।